सभी को मन से, माइंडफुलनेस से, हृदय से और पूरी भावनाओं के साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दो 2025 बहुत टुमल्टुअस रहा। स्ट्रिप्स एंड स्पेल्स का साल रहा, डाउनफॉल्स का साल रहा, रिम्स के लिए भी और निदेशक के लिए भी। मैं ऐसा समझता हूं कि हर इंस्टीट्यूट में एक प्रथा होती है, जो भी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं, कि जहां पर एक एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें साल भर का लेखा जोखा होता है। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हुई, क्या एकेडमिक एक्टिविटीज हुई, क्या रिसर्च एक्टिविटीज हुई, क्या फिनेंशियल गेन्स रहे, क्या फिनेंशियल यूटिलाइजेशंस रहे, क्या नए प्रोजेक्ट थे। वो सारा का सारा एक प्रोजेक्ट हर इंस्टीट्यूट में बनता है और वो असेंबली में रखा जाता है। लाइकवाइज अगर ऑटोनॉमस सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे एम्स, तो वो पार्लियामेंट के पटल पर रखा जाता है। हमने जब पता किया तो यहाँ एक आध साल कभी शायद ऐसा हुआ था कि एक आध साल ये प्रोग्रेस रिपोर्ट छपी थी, और प्रोग्रेस रिपोर्ट कहाँ से छपती, यहाँ तो कोई डायरेक्टर कभी काम ही नहीं कर पाया। एक दो साल से ज्यादा तो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी किसी को छापने का मौका नहीं मिला। प्रोग्रेस इतनी स्लगिश रही कि प्रोग्रेस रिपोर्ट शायद किसी ने छापने का सोचा नहीं। इधर एक हफ्ते से मैं इस पे काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि एक प्रोग्रेस रिपोर्ट इंस्टीट्यूट की जरूर छपना चाहिए, ताकि पता चले कि आखिर रिम्स यहाँ का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और रिम्स में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, ये तो कम से कम पता चले। हालांकि लास्ट वीक दिसंबर का बहुत बिजी था रिम्स के लिए, और उसके पहले आप जानते ही हैं कि लगातार एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा था, जिसमें बहुत सारे तरह तरह के प्रेशर्स थे। ऑनरेबल कोर्ट ने पहली बार ऐसा स्टैंड लिया कि रिम्स जो पिछले 80 साल में जो कुछ नहीं हुआ था वो यहां पर हुआ। कई लोगों को ये गलत फहमी थी कि निदेशक ने जुडिशियरी के साथ मिलकर ऐसा कुछ किया, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, निदेशक का जुडिशियरी में कोई एक बाबू भी नहीं जानता था। ऑनरेबल जस्टिस की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक PIL 2 क्लम्प करके चल रही थी, उनका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, वो रिवाइव हुई। लेकिन एक बड़ा काम हुआ कि रिम्स के तीनों कैंपस में, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और कैंपस 3, जिसको आप DIG ग्राउंड कहते हैं, मुझे नहीं पता है DIG टर्म ग्राउंड कहाँ से आया, क्यों आया, ना मैं उसकी गहराई पे जाने की कभी कोशिश की मैंने। बट ये है कि उस कैंपस में इंक्रोचमेंट इतना था, 262 एकड़ की लैंड में करीब, इसमें तो 9 एकड़ ही लिखा है, मुझे लगता है करीब 12 एकड़ लैंड जो है वो केवल इंक्रोच्ड थी। वो इंक्रोचमेंट हटा, और उस इंक्रोचमेंट में आपके निदेशक के ऊपर इतने प्रेशर पड़े चारों तरफ से कि अगर मैं न्यूरोसर्जन न होता तो शायद मुझे भी कार्डियक इस्चीमिया तो हो ही गया होता, अगर इन्फेक्शन न होता। ये शाही को पता है, ये मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, ये रोज नया ऑर्डर हमको बताते थे। और शिवप्री को मैं क्या बताऊं, बेचारा शिवप्री तो जो है लगातार हवलदारी कर रहे थे। यहाँ कुछ लोगों को क्रेडिट ज्यादा जाती है इसमें, हमारे पूरे इंस्टीट्यूट को, शिवपुरी को, शाही को, और पूरी टीम जो एक बनी हुई थी उसमें बहुत सारे लोग थे एडमिनिस्ट्रेशन के। और एक
बहुत कोहेसिव मैनर में ये ड्राइव चला, ऑनरेबल कोर्ट के प्रेशर में ही चला, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऑर्डर पे ही हुआ। लेकिन अभी लगता है कि एक इंक्रोचमेंट, मुझे लगता है जैसा लोगों ने कहा कि झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। तो मैंने सोचा कि जो भी एक्टिविटीज चल रही है इसको एक बार लिख दिया जाए और एक बार आप लोगों के साथ भी साझा किया जाए। हमारा गैप काफी रहता है, हम कभी पूरी फैकल्टी को एड्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आज मेरा फर्स्ट डे गोल ये था कि मैं सारी फैकल्टी से इंटरेक्शन करूं। अब मुझे अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा फैकल्टी जितना मुझे दिखना चाहिए उतना दिख नहीं रहे, या तो उतने हैं ही नहीं, हमें ही गलतफहमी है। तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए हम 2024-25 में तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 2026 में हम इंक्लाइंड है कि फैकल्टी अपॉइंटमेंट जरूर करेंगे, अब चाहे जो हो जाए। इसी चक्कर में हमने मैगजीन की एक कमेटी शार्ट टाइम में बनाई और इसमें डॉक्टर मनोज कुमार जो विभाग अध्यक्ष हैं माइक्रोबायोलॉजी के, और देवेश और अंजनी कुमार जी। अंजनी को मैं फिर से बधाई देता हूं, ये बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम खुद ही देखते हैं, वैसे ट्रेंड भी हैं। और इनको मैं तब से जानता हूं जब मैं अपॉइंट हो रहा था, जब हमें कोई चाय के लिए नहीं पूछ रहा था तो अंजनी ने ही चाय पिलाई थी। चले गए? अंजनी है क्या? अच्छा ठीक है। तो इसलिए मैं अंजनी को याद रखता हूं क्योंकि इन्होंने जब इंटरव्यू दे रहे थे, पुरानी कहानी है। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो हमारे अशोक का है। वो बेचारे को 2-1 बार डांट भी बुरी तरह पड़ी, हमारा पीएस। क्योंकि अशोक को डांट कई बार इसलिए ज्यादा पड़ जाती है क्योंकि आई एक्सपेक्ट ए लॉट फ्रॉम हिम। जो आदमी आपके सबसे नजदीक होता है उसको आप ये मान के चलते हैं प्रशासन में कि उसको वो हमारा माइंड पढ़ रहा होता है। तो ये मैगजीन बड़े सक्सेसफुल तरीके से निकली। इसमें पहले पेज में निदेशक का एड्रेस है, आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें रिम्स ने किस तरह प्रोग्रेस किया और इसमें हमने कोविड का सामना किस तरह किया, और आगे आने वाले समय में हम जो भी कैलेमिटीज आएंगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोविड कोई आखिरी कैलेमिटी नहीं है, कोविड की तरह की कैलेमिटीज अब आती रहेंगी। तो हमारी कोशिश ये है कि आने वाले दिनों के लिए हम रिम्स को ऐसा तैयार करें कि कोई भी कैलेमिटी हो, चाहे वो एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी तरह का, मैं भगवान से प्रेयर करता हूं कि ऐसी कोई कैलेमिटीज देश में ना आए। लेकिन ये बात वही हो गई कि बिल्ली को देख के अगर चूहा आंखें बंद कर ले कि अपने आप चली जाएगी, तो ऐसा होता नहीं। चूहा अगर है और बिल्ली ने देख लिया है तो उसको खा के ही जाने की कोशिश करता है जब तक उसका कोई गार्ड ना हो। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि रिम्स चूंकि इकलौता इंस्टीट्यूट है और बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है कंट्री का और झारखंड का, तो आप सभी के सहयोग के बिना रिम्स में कुछ नहीं हो सकता। किसी भी संस्था को सक्सेसफुल और अच्छा बनाने के लिए उसके स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और किसी भी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के स्टेक होल्डर केवल डायरेक्टर नहीं होता, केवल प्रशासन नहीं होता, सारे फैकल्टी मेंबर्स और सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये बात हम सभी को अपने दिमाग में बहुत क्लियर कर लेना चाहिए। तो पहले 2 पेजेस में इसमें हमने कोशिश की है कि ये पूरी टीम है, आपको मैगजीन मिल जाएगी। शिवप्रिय, गणेश चौहान, SB सिंह, सविता, अशोक, राम प्रताप सिन्हा, मनीन्द्र कुमार, रवि रंजन, प्रभात, विनोद आचार्य, ये पूरी टीम है जिन्होंने इस मैगजीन में कंट्रीब्यूशन दिया है। इन सब के लिए हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में मैगजीन दी है। पहले हमने इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई मीटिंग्स की बिल्डिंग्स के बारे में, और उनका विजन बहुत स्ट्रांग था। जब हम लोग रीडेवलपमेंट प्लान लेके गए रिपेयर का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 मीटिंग्स की और काफी देर तक मीटिंग की।
उनका बहुत अच्छा था कि जो स्कैटर्ड फैसिलिटीज पड़ी है रिम्स में, कहीं लैब बनी है तो कहीं फिजियोथेरेपी है तो किसी कोने में सुपर स्पेशलिटी है तो कहीं ऑपरेशन थिएटर बने, उन सबको एक साथ अलाइनमेंट में किया जाए और कैंपस पूरा एक हो जिसमें रेजिडेंशियल वर्टिकल डेवलपमेंट किया जाए। उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन इस तरह के आए हमारे द्वारा भी और एसीएस साहब के द्वारा भी कि जो नई बिल्डिंग्स बनी हैं उनको हम अगर बुलडोज कर देंगे तो फिर पूरा एक्सचेकर का बहुत लॉस हो जाएगा, और वो पैचेज में बनी इसलिए वो प्लान फाइनल नहीं हो पाया। वरना जितना पैसा रिपेयर में लग रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना था कि उतने में तो नया मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, और इसमें हमें पूरी तरह से हमारी सहमति थी। अब नया प्लान पे हम लगातार इंस्पेक्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों हम गए थे नया कैंपस देखने, उसमें काफी सफाई हो चुकी है। बाउंड्री इतनी तेजी से ऑब्वियसली नहीं बन सकती है, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे अगर हम पहले देख लें और पूरा कनेक्शन देख लें वहां से, मतलब थारोफेयर कैसे हो सकता है, फ्रीक्वेंट मूवमेंट साउथ कैंपस से और कैंपस 3 में कैसे हो सकता है। बीच में जो कोकर को रोड जोड़ रहा है वो बहुत बड़ी बाधा है उसमें, लेकिन हमने देखा ट्रॉमा सेंटर और ट्रॉमा सेंटर के आगे और पीछे काफी जगह पड़ी है, अगर वो तोड़ दिया जाए, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, तो मुझे लगता है कि इसका कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से हो सकता है और बहुत सारी कारें, गाड़ियां, स्ट्रेचर्स सभी आराम से फ्लो कर सकते हैं इस कैंपस से, हॉस्पिटल कैंपस से नए कैंपस में। बिल्डिंग आपकी बहुत पुरानी हो चुकी है। इंडोर की उसका आईएसएम धनबाद से आईटी से इंस्पेक्शन करवाया, उसमें 28 लाख रुपया, एम आई राइट, 28 लाख रुपया हमने आईएसएम धनबाद को दिया। लेकिन हम ये जानते हैं कि वो बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है। इंडोर की बाथरूम बार बार ये जर्नलिस्ट लोग भी लिखते रहते हैं, हम जाते हैं, राउंड करते हैं, रिपेयर होता है, चूंकि ड्रेनेज सिस्टम ही फॉल्टी है इसलिए वो रिपेयर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो एक हमारा प्रपोजल था, एसीएस साहब से हमने डिस्कस भी किया है कि हम अगर उस कैंपस को आज नहीं तो कल, अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूं एसजीपीजीआई का, और अभी 4-6 दिन पहले मीटिंग हुई ऑनलाइन, मैंने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया। एसजीपीजीआई जब पूरा ग्लोबल लेवल पर खड़ा हो गया, वो भी स्टेट का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, भारत सरकार का नहीं है। ये मत कहिए कि ये स्टेट का इसलिए, और यहाँ फंड की भी कमी नहीं है, भी हम जानते हैं। एसजीपीजीआई में जो 27 एजेंडा थे, 1 घंटे में जीबी की मीटिंग हो गई, किसी ने किसी की लेग पुलिंग नहीं की, किसी ने किसी से सवाल नहीं पूछा, सब ने आपस में बात करके और बहुत अच्छे डिसीजन हुए। उसमें जो पूरे नए प्लान थे वो पूरा एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट थे, डिजिटलाइजेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट थे, और एडवांस न्यूरो साइंसेस सेंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट थे, एडवांस कार्डियोथोरेसिक रिलेटेड प्रोजेक्ट थे, एडवांस रोबोटिक सर्जरी रिलेटेड प्रोजेक्ट थे। उसका तो हम अभी सुपर स्पेशलिटी में ही नहीं पहुंचे। तो आप लोगों की सहमति हो तो हम ये सोच रहे थे कि, और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, आप लोगों की सहमति हो तो हम ये सोच रहे थे कि सुपर स्पेशलिटी का पूरा 500 बेड का हॉस्पिटल कैंपस 3 में आ जाए। आप लोगों में से कितना लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सुपर स्पेशलिटीज तो अभी हमारे यहाँ नाम की है, 9 है, और उसमें भी सब क्रिपिल्ड है। और सुपर स्पेशल, चूंकि इंडोर टूटेगा, इसको हमने जो इवैल्यूएशन करवाया है आईएसएम धनबाद से, आईटी धनबाद से, वो रिपोर्ट्स बहुत अच्छी नहीं है। और इसी बीच में यूजर कमेटी की भी एक रिपोर्ट लेके हमने जीबी में इसको एड्रेस किया कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। बिल्डिंग कारपोरेशन को जीबी के अप्रूवल के बाद चिट्ठी लिखी गई, बिल्डिंग कारपोरेशन ने लिख दिया कि जो यूज करने लायक नहीं है उसको आप खाली कर दो। अब आप लोगों से मैं पूछता हूं, क्या ये संभव है
इकलौते इंस्टीट्यूट में कि बिल्डिंग को खाली किया जा सके। अभी मैं जब वो इंटीग्रेशन के बारे में सोच रहा था कैंपस 3 को और साउथ कैंपस में, उसी दिन मैंने सोचा कि जरा सा ट्रॉमा का राउंड ले लें। ट्रॉमा इमरजेंसी में इतनी एम्बुलेंसेस खड़ी थी और मुझे लगता है 6 बजे का पहले का ही टाइम था, 6 बजा होगा। इतनी एम्बुलेंसेस खड़ी थी कि 2 सिक्योरिटी गार्ड लगे तब तो हमारी कार पीछे जा पाई। 28 स्ट्रेचर में पेशेंट्स लेटे हुए थे। ऐसे संस्थान में जो 24 आवर इंटू 7 कंटिन्यूअस चलता है और 11 बजे एक ऐसी स्थिति हो जाती है 10:30 से 11 के बीच में कि न वहां मेडिकल ऑफिसर और न किसी सीएमओ को, न किसी सुपरिंटेंडेंट को ये समझ में आता है कि मरीज कहाँ रखे जाए। ऐसे संस्थान में क्या हम संस्थान बंद कर सकते हैं? तो हमने उनके इंजीनियर आए थे और मैंने आई वाज टफ टू हिम कि आप अपने बॉसेस को भी बताइए, मेंटेनेंस आप करते हैं, बिल्डिंग आपने बनाई है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 10 साल कम से कम ये बिल्डिंग चले। तो जब ये इंडोर की प्लानिंग हो तो उस समय मैं सोचता हूं जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक पहले बन जाए और वहां पे इंडोर शिफ्ट हो जाए, और जब इंडोर बन जाए तो इंडोर की जगह आ जाए, दोनों सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। ऐसा मैं सोच रहा था। इसमें आप लोग कितना सहमत हैं हमें नहीं पता है। सहमत हो तो एक बार हाँ ना कर दीजिए। सहमत है, बहुत मेजॉरिटी सहमत है। ये हम एक तरह की ओपिनियन भी बना रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि हम सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं। खैर, और इसी में हमने इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे थे, फिर माननीय मंत्री जी को हमने आभार किया है। 4-5 गवर्निंग बॉडी की मीटिंग्स हो गई और इस बीच में कोई भी फाइल वहां नहीं भेजनी पड़ रही, सब ताबड़तोड़ ऑर्डर हो रहे हैं। तो और हमने एसीएस साहब को भी इसमें धन्यवाद किया है। चीफ सेक्रेटरी साहब के बड़े कंट्रीब्यूशन रहते हैं। पिछले चीफ सेक्रेटरी साहब ने बहुत सारी मीटिंग्स की और बहुत सारे रोड मैप तैयार किए। और जुडिशियरी का तो हमने स्पेशल थैंक्स किया है। वो इतिहास ही बदल गया पूरा यहाँ इंक्रोचमेंट ड्राइव में। और बरियातू रोड पे जो 3 गेट खोल रहे थे, गेट तो थे नहीं, उनको जब हमारे शिवप्रिय साहब बनवाते थे कुछ लोग गिरा देते थे, जबकि ऑनरेबल कोर्ट के क्लियर ऑर्डर थे कि दिस वुड बी कंसीडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसके बाद भी लोग कर रहे थे क्योंकि लोगों की आदत पड़ चुकी थी यहाँ पे। तो उसी तरह हमने अपने धन्यवाद दिए हैं प्रेस एंड मीडिया को खास तौर से, और प्रतिपक्ष और विपक्ष दोनों तरह के माननीयों को और लेजिस्लेचर्स को, क्योंकि उन्होंने समय समय पर रिम्स को कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे सवाल उठा के किया हो या क्रिएटिव वे में किया हो। और इसके बाद प्रेस एंड मीडिया को हमने धन्यवाद किया है। प्रेस एंड मीडिया ने हमको बहुत कोऑपरेट किया है। 1-2 अखबार हैं जो हमें शुरू से ही बेईमान लगाने में लगे हुए थे लेकिन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन प्रेस एंड मीडिया का बहुत बड़ा समर्थन है। प्रेस एंड मीडिया के जो बंधु हैं वो उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, ज्यादा तो नहीं होंगे। इसके बाद मैंने अपने इंस्टीट्यूट को धन्यवाद किया है, इंस्टीट्यूट के बारे में बताया है। ये मैगजीन आपके हाथ में चली आएगी, क्योंकि रिम्स तो 500-600 बेड का हॉस्पिटल था, कभी अचानक इतना स्वेल कर गया है। कहाँ 70-80 एमबीबीएस की सीट से 180 हो गई और 250 होने जा रही हैं। 175 पीजी थे, अभी 186 की ट्यून के करीब पीजी हो गए हैं। एमडीएस हम शुरू करने जा रहे हैं, चाहे 2-3 विभाग में हो पाए। डेंटल कॉलेज में हमने देखा कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी नहीं हो रही थी, और इंटेलिजेंट लोग हैं, जब काम नहीं होता है तो पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। तो वो पॉलिटिक्स को रोकने के लिए भी अब खाली दिमाग क्या करेगा भाई, जलेबी खाएगा, रोज जलेबी तो मिलती नहीं है, और हमारे यहाँ कैंटीन भी नहीं है। तो दोनों काम कर लिए हमने कि मैक्सिलोफेशियल का पूरा 12,000 स्क्वायर फीट का कॉम्प्लेक्स, जिसमें 2 ऑपरेशन थिएटर, सेमिनार रूम, मेल फीमेल वार्ड, रिकवरी रूम और
सारा कुछ उसमें उस कॉम्प्लेक्स में बन गया। उसमें भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब वहां से इंक्रोचमेंट हटाया था सरकारी, मीडिया ने काफी साथ भी दिया और कई तरह के प्रेशर्स आए। और एमडीएस हम शुरू करने जा रहे हैं ताकि डेंटल कॉलेज में कई तरह की प्रॉब्लम्स थी, हमने नए सब डीन बनाए। परचेज, डेंटिस्ट्री का परचेज ही नहीं हो पा रहा था, परचेज नहीं हो पा रहा तो काम नहीं हो रहा था। आपने डेंटिस्ट्री के ही लोगों को बैठाला कि अब आप परचेज कमेटी में रहिए, परचेज करिए और काम शुरू करिए। और मैक्सिलोफेशियल काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है डेंटिस्ट्री का, हम सभी जानते हैं। सर्जरी होती है, मेजर सर्जरी भी होती है, तो वहां पे वो कॉम्प्लेक्स आ गया। और पॉलिटिक्स कम हो इसलिए कैंटीन भी हम ले आए इसी साल। तो जहां जहां ज्यादा पॉलिटिक्स होती है वो सभी जाके कैंटीन में बैठा करें। हम टेंडर करने जा रहे हैं तो वहाँ एम्प्लॉइज के लिए भी जगह है और फैकल्टी के लिए भी जगह है। दो काम में एक ही कर सकते हैं, इस पे बाद में आएंगे, वो एक लंबा भाषण हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम इस माध्यम से ये बता रहे हैं कि मैक्सिलोफेशियल में एक कॉम्प्लेक्स आ गया, एक डॉक्टर्स, एक पूरी कैफेटेरिया आ गई इंस्टीट्यूट में। और खाने पीने का इंतजाम हम इतना करना चाह रहे हैं क्योंकि एक जो हमारा पावर ग्रिड कारपोरेशन से पूरा जो गेस्ट हाउस बना है पेशेंट के लिए, वहां भी हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे टेंडर निकाले, पहले फेल हो गए, कोई आने को तैयार नहीं था। वो चल तो रहा था लेकिन ऐसा प्रोजेक्शन आ रहा था कि चल ही नहीं रहा है। तो हमें ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी ने एक बार कहा कि डायरेक्टर साहब इसको जीरो ही कर दीजिए पैसा, तो शायद ज्यादा टेकर आए। तो जीरो तो नहीं, हमने गवर्निंग बॉडी में 25 रुपया पर डे करके एक वीक के लिए और 50 रुपया नेक्स्ट वीक के लिए। जीरो करने में फिर हमारा रैन बसेरा जैसे हमको बदनामी दिया वैसे न हो जाए, इसलिए जीरो नहीं किया। और उसमें खाने पीने का भी इंतजाम किया है, वो वेंडर को नुकसान न हो इसलिए वो हम सबके लिए खोलेंगे। अगर वो अच्छा खाना खिलाए तो जिसको भी खाना है वहां खा ले, और जिसको स्नैक्स करना है कैंटीन में कर ले। तो इस तरह से एक कैंटीन की व्यवस्था हो गई, मैक्सिलोफेशियल कॉम्प्लेक्स आ गया। और इसी के साथ साथ जो 14 साल से आपका प्रोजेक्ट था रीजनल ऑप्थेल्मिक सेंटर का, जब मैं शुरू में आया था तो दूसरे तीसरे दिन ही कई जर्नलिस्ट ने हमसे कहा कि इसका कुछ कर दीजिए। वो प्रोजेक्ट एकदम स्लीपिंग मोड में था, बार बार उसमें रिम्स की भी गलती थी, बार बार उसमें आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग में कुछ एनहांसमेंट किए गए। और बाद में भी हमें अभी एचओडी ने कहा कि सर इसमें कुछ ये लग जाता, हमने कहा कुछ नहीं। वो प्रोजेक्ट उनको एडवांस पैसा चाहिए था, वो पैसा मैंने जिंदगी में कभी एडवांस नहीं दिया। ये प्रोजेक्ट पूरा करवाने के लिए चूंकि गवर्नमेंट की एजेंसी, हमने एडवांस दिया और वो प्रोजेक्ट अब तैयार है, वो फर्निश्ड भी है, उसमें बेड्स भी लगे हुए हैं, ऑपरेशन थिएटर्स तैयार हैं। कुछ चीजें फर्निशिंग के लिए उसमें कॉन्ट्रैक्टर को ही, JSBCCL को ही करना था, वो प्रोजेक्ट भी तैयार है। हम जानते हैं कि 12 टेंडर फेल हो गए, MRI कई साल से बंद था और वो MRI यहाँ पे लोग बिडिंग नहीं कर रहे थे। जो भी था, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। नॉमिनेशन बेसिस पे एक MRI आपके यहाँ 3 टेस्ला का एडवांस मशीन आ गई है, जिसमें आप होल बॉडी स्कैन भी कर सकते हैं और 15 मिनट में आपका हेड MRI हो जाता है, 15-18 मिनट में आपका स्पाइन पूरा हो जाता है, 15 से 20 मिनट में आपका एब्डामेन और चेस्ट 15-20 मिनट में हो जाता है। तो इस तरह उसमें एडवांस सीक्वेंसिंग है, उसमें एंजियोग्राफी भी हो जाएगी, हार्ट की एंजियोग्राफी भी हो जाएगी, ब्रेन की एंजियोग्राफी भी हो जाएगी, डिफरेंट तरह की सीक्वेंसेस हो जाएंगी, मेटाबॉलिक स्टडीज भी हो जाएंगी। वो एक सोफिस्टिकेटेड MRI आपके इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल हो चुका है, जिसमें केवल पेशेंट का काम अकेले नहीं होगा। अगर उसमें आप लोग कुछ डायनेमिक फैकल्टी जो रिसर्च ओरिएंटेड हैं वो प्रोजेक्ट डालें तो उसमें मेटाबॉलिक स्टडीज भी हो सकती हैं। जयप्रकाश है क्या? तो सोच सकते हैं कि हाँ बैठ जाइए, बीच बीच में मुझे नाम याद आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि केवल जयप्रकाश ही कर रहे हैं, और भी कई फैकल्टी अच्छा काम करते हैं। बुरा कौन करता है उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा,
सब अच्छा करते हैं क्योंकि सबके कंट्रीब्यूशन से ही इंस्टीट्यूट चलता है। किसी का कोई पार्ट स्ट्रांग है, कोई अच्छा टीचर है, कोई अच्छा रिसर्चर है, तो कोई अच्छा क्लिनिशियन है, सभी मिलके ही एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं। आई डू नॉट विश टू डीमीन एनीबडी, बट ये है कि जो रिसर्च करते हैं वो एमआरआई में भी कई सारी रिसर्च कर सकते हैं। अब यहाँ बड़ी भारी प्रॉब्लम ये थी कि जब बहुत ज्यादा हो तो बता देना। शुरू ही नहीं हुआ है, अच्छा। अब वो हम ये सब हम जिंदगी में कभी रट रट के कुछ बोल नहीं पाए, तो जब जो चीज जहां आ जाती है, लेकिन आप लोगों को बताना है इसलिए हम बोले जा रहे हैं। तो रीजनल ऑप्थेल्मिक सेंटर आ गया। एमआरआई, बहुत लोग कह रहे थे कि एमआरआई इतना दूर हो गया। हमने 5 जगहें दिखाई और एमआरआई में कुछ न कुछ स्टेलमेट आ ही जा रहा था। यहाँ नहीं लग सकता, वहां नहीं लग सकता, यहाँ छत लोड नहीं ले सकती, ये पुराना एमआरआई का जो वेस्ट है वो निकाला जाना है, उसका टेंडर हुआ, किसी ने उसमें 22 लाख डाला, फिर उसने उठाया नहीं स्क्रैप, फिर रीटेंडर हुआ, लगातार कुछ न कुछ हैसल्स आ रहे थे। तो चूंकि ओपीडी कॉम्प्लेक्स अभी भी इनविसाज्ड है, ये जो स्टेडियम है हमारा उस एरिया में, काफी बड़ा एरिया है और मैं उससे काफी सहमत भी हूँ, क्योंकि वहां अगर ओपीडी कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो थोड़ा रिम्स का एक लुक आ जाएगा इंस्टीट्यूट का। जो अभी जब पहली बार मैं रिम्स में आया था, मैं आपको बता दूं, जब मैं इंटरव्यू देने आया था उस बार कामेश्वर प्रसाद साहब का सिलेक्शन हुआ, मेरा नहीं हुआ था। मैं उस बार भी इंटरव्यू देने आया था और बड़ी लगभग ये हो ही रहा था कि शायद मेरा हो ही जाएगा। तो उस बार जब मैं रिम्स में सोचा, इंटरव्यू तो प्रोजेक्ट भवन में हुआ था, तो मैं सोचा रिम्स देख लूं। तो जब मैं पहली बार रिम्स में घुसा तो उत्तर प्रदेश में तो बड़ा इमेज अच्छा था कि रिम्स बहुत अच्छा है, बड़ा ह्यूज कैंपस है। अब वो रिक्शा वाला ही मिला मुझे, कोविड का टाइम था, उससे मैं 20 बार कहा कि इसका गेट कहाँ है। तो रिक्शे वाला पुरानी इमरजेंसी में ले जाके खड़ा कर दिया, बोला यही गेट है। फिर अभी जब मैं सिलेक्ट होके आया तो फिर मैं गेट ढूंढने लगा, नहीं कैसा इंस्टीट्यूट है इसका, कहीं गेट ही नहीं। तो बाद में पता चला कि गेट तो अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो वो गेट अकबर के टाइम से बन रहा था और पता नहीं अगली जनरेशन में कब बनता। तो वो भी सारे प्रोजेक्ट बहुत आसानी से नहीं पूरे हुए। फिर वो गेट पूरा हुआ तो दिखाई पड़ने लगा। फिर वहां इतना कचरा चारों तरफ था कि लगता ही नहीं था कि गेट से हम घुस रहे हैं। आप लोग सभी जानते हैं वहां अंधेरा बना रहता था, कोई लाइट ही नहीं थी। और हर चीज के लिए मुझे बिना प्रेशर दिए कुछ नहीं हुआ, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब दूसरे गेट में माननीय विधायक जी ने कहा, जो पहले विधायक थे हमारे, बहुत क्रिएटिव थे, उन्होंने कहा कि डायरेक्टर साहब ये किसी दिन किसी के सर पे दूसरा गेट गिर जाएगा। हमें तो पता ही नहीं था कि वहां भी रिम्स है। तो उस गेट पे भी काम लगाया गया, वो भी टाइम बाउंड मैनर पे हुआ। अब एक चीज मैं और आपसे पूछना चाह रहा हूं कि रिम्स से बार बार बाइक चोरी हो जा रहे थे और सिक्योरिटी जो हमने होम गार्ड थी, जब मैं आया तो होम गार्ड को कई मरीज के रिश्तेदार मार के चले जाते थे। तो फिर ये प्रॉब्लम आई कि साहब वो हमारे पास कोई आर्म्स ही नहीं। हमने कहा ये बात जेन्युइन है, जायज है। तो हमने एफर्ट्स करके 40 बंदूकधारी होमगार्ड पोस्ट करवाए। उससे थोड़ा सा सिक्योरिटी आपकी ठीक हुई। बंदूक तो चलानी नहीं होती, बंदूक तो दिखाने के लिए होती। जैसे डायरेक्टर को आप लोग पावरफुल बहुत समझते हो, आज आप लोग सभी हो तो बता देता हूं, डायरेक्टर बुद्धिमान वो होता है जो डंडा चलाए ना, दिखाता रोज रहे। तो आप लोग देखते हो डंडा हम चलाते बहुत कम है, जब तक हमें कोई बार बार गाली न दे कि देखो कितना बेवकूफ है, चला नहीं रहा है। तो वैसे ही बंदूक वाले को बंदूक दिखानी होती, चलानी नहीं होती। तो उस चक्कर में जो है एक सिक्योरिटी आपकी स्ट्रेंथन हुई। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि उस सिक्योरिटी में कैंपस में कहीं दीवार टूट जाती थी, पीछे गए तो कई जगह टूटी हुई थी। तो उसके लिए प्रयास करते करते अब हमारी पेट्रोलिंग की एक गाड़ी है, हमने गाड़ी ले ली है और उस पेट्रोलिंग लगातार होती है। और शैलेश त्रिपाठी यहाँ नहीं है,
हमने कहा जियो टैग फोटो और वीडियो बनवा के भेजिए कि कहाँ पे क्या चल रहा है और कितने बजे राउंड किया है, कितने बजे राउंड नहीं किया है। अब कैंपस में कहीं कुछ ऐसी घटनाएं अप्रिय हो जाती थी, अखबार में ऐसा आ गया कि एक कोई लेडी थी, उसके साथ किसी ने एडवांसमेंट कर दिया, वो यहीं का एम्प्लॉई था, बहुत बड़ी न्यूज छप गई। अब ऐसी चीजों का क्या सलूशन हो, चोरी का क्या सलूशन हो, उसके लिए 1100 से ज्यादा कैमरे टेंडर करके और उसका इंस्टॉलेशन जारी है। बहुत जल्दी वो कैमरे इंस्टॉल हो जाएंगे। इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी जो 11 बजे आके चले जाते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। और अब मॉनिटरिंग डायरेक्टर के ही उसमें भी लगी रहेगी, कौन कब आया कौन कब गया। आपका डायरेक्टर अगर 66 प्लस एज में 9 बजे आके बैठ सकता है और 5 बजे तक 5 और जितनी देर भी काम वो बैठा रहे, उसके बाद फोन अटेंड करता रहे, तो मुझे लगता है डीन के अलावा सभी हमसे एज में कम हैं। और दोनों डीन जो है सीनियर है, हमसे 6-7-8 महीने बड़े होंगे। तो उनके अलावा सभी आप लोग यंग हैं। मुझे लगता है मुझे देख के कम से कम इतनी प्रेरणा तो ली जा सकती है अगर आपको रिम्स अच्छा बनाना है। हाँ, और रिम्स के बारे में बता दें, रिम्स की रेपुटेशन पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी हुई। और मीडिया जो है हमारा, वो कुछ मीडिया बहुत बैलेंस्ड है, बहुत अच्छा लिखता है। हम मीडिया से हमेशा हमने एक ही अपील की कि आप बुराई लिखो, लेकिन बुराई के साथ साथ हमारे जो एफर्ट्स हैं वो भी लिख दो। उसमें कुछ जो एथिकल मीडिया है वो कर ही रहा है, इसी वजह से आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हुई है। कुछ नेगेटिव मीडिया है जिनके अपने बायस इंटरेस्ट होंगे, मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है, मैं हमेशा खुला बोलता आया हूं। वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। हर जगह निगेटिविटी में जब आप पड़ जाते हैं तो आप भी निगेटिव होने लगते हैं। तो हम जब भी कोई निगेटिव चीज देखते हैं, हमें लगता है हम चाहे उस फ्रंट में न करें, हम दूसरी पॉजिटिव चीज करने की बात सोचने लगते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि गेट्स भी बन गए, कैफेटेरिया भी बन गई, रीजनल ऑप्थेल्मिक सेंटर भी तैयार हो गया। अब क्या होता था, यहाँ बहुत सारे टाउट्स घूमते रहते हैं। अब वो टाउट्स पे हम कंट्रोल नहीं कर पाए। जब भी कंट्रोल करने की कोशिश की तो कभी ये हुआ कि ये पहले माननीय विधायक जी थे, उनका रिप्रेजेंटेटिव था, तो सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ, उनको रोका नहीं जा सकता क्योंकि बड़ा सिस्टम है, एक ही इंस्टीट्यूट है। तो उसके लिए सारे के सारे लैब, इधर डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशन लिखे, उधर वो टाउट लेके चला गया बाहर एक्सरे करवाना, अल्ट्रासाउंड करवाना। हाँ, ये याद आ गया, जब मैं आया था तो 2 ही एक्सरे मशीन थी, 2 ही 3 अल्ट्रासाउंड मशीनें थी, उसको मजबूत किया गया। अभी तो कई डिपार्टमेंट में मोबाइल एक्सरे, सीआम, जहां जिसने डिमांड दी हर जगह है। तो वो धंधा कम हुआ कि यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ करवाओ। और सेंट्रल लैब हमने जो पिछले 3 डायरेक्टर नहीं कर पाए, उसमें अनूपा ने बड़ा हेल्प किया। और वो दूसरे हैं, क्या नाम है, डॉक्टर अनूपा और अमित, इन लोगों ने बड़ा मेहनत किया और ये एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है। इन दोनों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद तो आप सभी को है, आप सब ने बड़ा काम किया। जो 5 बजे तक इंस्टीट्यूट में रुक गया, उसको सबको मेरा मन से धन्यवाद है। क्योंकि मैं जब आया था, मैं तो बार बार यही होता था कि 2 बजे से आपको ही नहीं मिलता रिम्स में। हमने कहा आप डायरेक्टर मिलेगा तो बाकी लोग भी मिला करेंगे, और डायरेक्टर चाय पे बुला लिया करेगा किसी को, तो पता चल जाएगा कौन अवेलेबल है कौन नहीं अवेलेबल है। तो सेंट्रल लैब खुल जाने से काफी, वो बिना किसी से झगड़ा किए, बिना किसी से कुछ किए, वो सेंट्रल लैब जब से चलने लगी तो इन्वेस्टिगेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो सेंट्रल लैब भी हमने बना ली। अभी जब मैं आया तो 25 ओटी में 24 फंक्शनल है करीब, वो 12-13 ओटी चलते थे, एनेस्थीसिया की मशीनें ही नहीं थी। अब मशीनें नहीं थी तो उस चक्कर में सारे ओटी नहीं चल पाते थे, तो एनेस्थीसिया की मशीनें और मॉनिटर खरीदे गए। अब मुझे लगता है वो प्रॉब्लम तो नहीं होगी शिवप्री, अब सारी मशीनें चल रही। बढ़िया डिपार्टमेंट भी कुछ देखने को मिले, जैसे माइक्रोबायोलॉजी का मनोज का अच्छा डिपार्टमेंट था, BSL 3 लैब
इनकी बाकी थी। इनको देख देख के याद आ जा रहा है हमको, इधर जब मैं देखता जा रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है किस विषय में बोलना है। तो BSL-3 लैब भी बन गई। उसके पहले भी लैब इनको दूसरे लेवल की बनी हुई थी, तो ये भी बन गया। अभी बहुत लोगों ने कहा कि साहब जमाना हो गया, हमें फैकल्टी के प्रमोशन नहीं हुए। अब प्रमोशन को लेके इतनी प्रॉब्लम्स थी रिम्स में, आपके रेगुलेशन में तो लिखा है कि प्रमोशंस जो है वो APS के थ्रू होंगे, लेकिन APS समझाने में रिम्स और रिम्स से बाहर तक मेरे दांत में पसीना आ गया। APS किसी को समझ ही नहीं आता था, और पहले जो प्रमोशन हुए थे उसमें APS में इतना कुछ हो गया था कि सारे कंफ्यूजन हो रखे थे। अब की बार हमने जो डिसीजन गलत थे उनको वापस लिया 59 GB में, और 2 स्पिरिट में पहली बार APS लागू हुआ। और उसमें भी हम ये कोशिश कर रहे हैं 6-7 लोग जिनका ड्यूरेशन थोड़ा पहले से हो रहा है उनको भी हम देने के फेवर में। किसी का भी हक हम बिल्कुल भी मारने के फेवर में नहीं। हमारी जेब से क्या जा रहा है? हमारा केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अगर इंस्टीट्यूट आपको सब कुछ दे रहा है, जो इंस्टीट्यूट आपको रेपुटेशन दे रहा है, जो इंस्टीट्यूट आपको तनख्वाह दे रहा है, जो इंस्टीट्यूट आपको स्ट्रेचर दे रहा है, जो इंस्टीट्यूट आपको खाना दे रहा है, जो इंस्टीट्यूट आपको पुण्य करने का मौका दे रहा है। पुण्य तो सब लोग नहीं कर पाते हैं ना, बाहर बड़ी बड़ी दुकानें हैं वो पुण्य तो नहीं कर रहे हैं। एक इकलौता प्रोफेशन है मेडिकल का जिसमें आप नौकरी के साथ साथ पुण्य कर रहे हैं, और पुण्य के बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बोलूंगा अगर टाइम रहा। तो आप पुण्य भी कमा रहे हैं, मतलब आपका बैंक का खाता भी भर रहा है, पुण्य का भी खाता भर रहा है। अरे भाई, मैं तो तरस रहा हूं कि मेरा पुण्य कैसे ज्यादा से ज्यादा कमा लूं, नहीं तो पता नहीं फिर दोबारा से बंदर बन गया तो क्या हुआ। साउथ अफ्रीका वाले तो भून के खा जाते हैं बंदर को। तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा करनी है, इस पर मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगा। तो जहां से आप पुण्य भी कमा रहे हैं वहां आपको कुछ मिल जाएगा तो मेरा क्या जाता है, आप ले लीजिए। लेकिन जब तक एक व्यवस्था के तहत आप प्रमोशन नहीं लेंगे तब तक क्योस हो जाएगा। तो वो APS हमने वार फुटिंग पे करवाया और मैडम ने बड़ा पेन लिया, सब डीन जो थे उन सब ने पेन लिया, और वो प्रमोशन में बड़ी दिक्कतें आई, लेकिन हम करीब 100 फैकल्टी के प्रमोशन कर पाए। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि जल्दी ही मैं दूसरा APS भी करवा दूंगा, तो ताकि जो लोगों को ये शिकायत है, लेकिन होगा रूल से ही। चाहे आप जितना न्यूटन का पहला फंडामेंटल लगा लीजिए, न्यूटन का प्रिंसिपल क्या था कि कोई वस्तु, पहला नियम था कि कोई वस्तु इनर्शिया का था ना, कि जिस अवस्था में होती उसी में बनी रहती जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो मैं आपको इस माध्यम से बता देता हूं कि चाहे जितना बाह्य बल आप लगा लीजिए, चाहे मेरी कुर्सी जाती रहे, लेकिन मैं टस से मस नहीं होऊंगा गलत चीज के लिए। जिस तरह रोज फोन और ये वो आता है, भूल जाइए आप। हाँ, नियम से आपका जो ड्यू होगा वो फेवर करके मैं आपको दे दूंगा। धैर्य रखना पड़ेगा और अपना काम करना पड़ेगा ईमानदारी से। ईमानदारी से काम कैसे होता है उस पर मैं बाद में आऊंगा। तो प्रमोशन हो गए फैकल्टी के। इसके बाद जो है प्रॉब्लम आ रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई लोग ही नहीं थे। जब मैं पहले आया था तो एक दिन मैंने काउंट किया था, करीब 244 या कितने सिग्नेचर मैंने किए 2.5 घंटे में। मैं ही फाइल देखता था, मैं ही अप्रूवल करता था, मैं ही चेक में साइन करता था, मैं ही लेजर में साइन करता था, सब कुछ मैं ही कर रहा था। अब उसमें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर एक गलती मेरे से पहले फाइल में हो गई तो वही गलती होती चली जाएगी। तो उसको करने के लिए ऑनरेबल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके, और गवर्नमेंट सपोर्टेड मी, अभी हमारे पास DDF भी है, IFA भी है, अकाउंट सेक्शन पूरा काम कर रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व। पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थे इसलिए कोई ADA यहाँ नहीं रुकता था, एडिशनल डायरेक्टर के हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं। उस पर भी काम हुआ, सरकार की मंशा भी थी। तो 25 लाख तक के पावर एडिशनल डायरेक्टर के पास चले गए,
और 5 लाख के पावर आपके पास है। 5 लाख रुपए सबके खाते में चला गया, ये भी व्यवस्था कर दी गई ताकि जो छोटी मोटी जरूरतें हैं इंस्टीट्यूट की वो आप 5 लाख रुपए में कर लें। और अगर ज्यादा जरूरत है और आप कर सकते हैं तो आप ज्यादा ले लीजिए, वो ऑप्शन आपके पास अभी भी खुला है। आप 25 लाख ले लीजिए हमसे और उसका लेखा जोखा फाइनेंस को सेटिस्फाई करके सबमिट कर दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। तो जो छोटी मोटी जरूरतें हैं, और कुछ डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, हमको फार्माकोलॉजी के एचओडी ने बुलाया था एक दिन और हमने देखा, हाँ नाम भूल जाता हूं मैं सबका, हाँ, तो मैं गया, मैं बड़ा खुश हुआ। वो 5 लाख रुपए सबको मिला है। कोई जो है औरंगजेब के जमाने की टेबल है और उसमें नीचे मकड़ी का जाला लग रहा है, कहीं टाइल वाइल टूटा है, दैट इज डिफरेंट, उस पर काम चल रहा है, उसमें में भी आते हैं। लेकिन कम से कम 5 लाख रुपए में अपना डिपार्टमेंट तो एक ऐसा बना लीजिए जहां आधी जिंदगी आप रहते हैं, उस डिपार्टमेंट में जब आपके पास पैसा है तो कम से कम अच्छी मेज सुधरवा लीजिए, एक अच्छा कर्टन लगा लीजिए, जहां जाले लगे हैं उनमें कुछ नहीं लगता है वो हटवा दीजिए, जहां पुराने पुराने अलमीरा है उसके ऊपर कुछ तस्वीरें रखी हैं और वहां जाले लग रहे हैं उसको साफ करवा लीजिए, जहां आपकी गैलरी खराब है उसको ठीक करवा लीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं बिल्डिंग पुरानी है, वो ड्रेनेज से जहां लीक हो रहा है वो आप नहीं करवा सकते, उस पर हमारी नजर है। आपके यहाँ एक प्रिंटर नहीं काम कर रहा है, उसकी कार्ट्रिज खरीद लीजिए। आपको कहीं छोटा मोटा कुछ ऑर्गेनाइज करना है, रिफ्रेशमेंट, वो कर लीजिए। आपके यहाँ जो छोटी मोटी जरूरतें हैं वो 5 लाख रुपए पहले नहीं था, वो आपको करवा दिया गया, ये भी नया क्रिएशन था। फैकल्टी की समस्या ये थी कि उनको इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, रिसर्च नहीं हो पा रही थी, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। हमारे पहले था क्या, आप सभी जानते हैं। अब आपको 2 कॉन्फ्रेंसेस अलाउड हैं, 3 साल में आप इंटरनेशनल एक विजिट कर लीजिए, वहां देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, अपना एकेडमिक अनाउंसमेंट करिए। लेकिन वो नहीं होता है। विदेश आप जाते हैं, वाइफ को भी ले जाते हैं, हस्बैंड को ले जाते हैं और जर्मनी गए, अपना घूमने चले गए। ऐसे साइंस का डेवलपमेंट नहीं होता है। मैं आपके सामने खड़ा हूं उदाहरण के तौर पर, पूरी जिंदगी किसी कॉन्फ्रेंस में मैं ऐसा नहीं गया कि घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से गया हूं, और उसका फायदा मैं आपको बता देता हूं। पूरी जिंदगी कोई भी ट्रेनिंग एम से करने के बाद मैं कहीं नहीं गया, और कोई ऐसा ऑपरेशन वसुंधरा पर नहीं था जो पॉसिबल था और राजकुमार के पास आया और न किया हो एसजीपीजीआई में, करके दिया। कैसे? इन्हीं कॉन्फ्रेंसेस से सीखा, वर्कशॉप से सीखा, विदेश में जाके सीखा, देश में जाके सीखा। लेकिन कॉन्फ्रेंस अगर 7 बजे तक है तो राजकुमार को आप 7 बजे तक कॉन्फ्रेंस में पाएंगे। तो कॉन्फ्रेंसेस का तो बहुत बड़ा फायदा है, बहुत आपको इंस्पिरेशन मिलता है। एकेडमिक के साथ साथ आपको रिसर्च का प्राइमिंग होता है। आप ध्यान से सुने कि आपके किसी कोलीग ने निमेंस में बैठ के क्या किया है, एम्स वाले ने क्या किया है, आपके एसजीपीजीआई वाला क्या कर रहा है। एक प्रोजेक्ट आप इसे डाल लीजिए, आपके पास रेजिडेंट है, आपके पास टीम है, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट निकल ही आएगा, आपका बायोडेटा बढ़ जाएगा, रिम्स का नाम ऊपर चला जाएगा। तो ये काम कर, ये केवल माइंडसेट की बात है और कुछ नहीं। तो अब रिसर्च में प्रॉब्लम आ रही थी, रिसर्च में सब कुछ था, पैसा ही नहीं मिल पा रहा था, अभी भी उसमें कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन आज के दिन हमने इंटरनल फंड से कर दिया है, आप एडवांस पैसा लीजिए, रिसर्च प्रोजेक्ट लिखिए और रिसर्च कर डालिए। तो फैकल्टी के फ्रंट पे बहुत काम हुआ, प्रमोशन हुए, कॉन्फ्रेंसेस मिली आपको, एक फंड आपको मिल गया, साथ साथ आपको रिसर्च की अपॉर्चुनिटी मिल गई, प्रमोशन जो आगे ड्यू है वो हो जाएंगे। फैकल्टी अपॉइंटमेंट में मैं फेल रहा, उसमें लगातार प्रयास करता रहा। आपकी परिनियमावली में ही कई प्रॉब्लम्स है, वो परिनियमावली अभी जीबी में चेंज हो गई है, वो असेंबली से जब पास हो जाएगी तो आगे चल के रेगुलर आपके अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशंस बड़े आराम से हो जाएंगे। अभी एग्जिस्टिंग व्यवस्था में भी 2026 में हमारा प्लान है कि फैकल्टी के अपॉइंटमेंट जरूर कर लिए जाएं। इसी के साथ साथ एक बात ये आ रही थी कि जो बिल्डिंग का जो हम देख रहे थे, बिल्डिंग जो बुरे हाल में है, तो अभी हमारी मीटिंग चल रही है। बिल्डिंग में देखा तो पेड़ खड़े हुए हैं, पीपल के पेड़ खड़े हैं, झाड़ी लगी हुई है, देख के लग ही नहीं रहा था सरकारी अस्पताल। उसका मेंटेनेंस करवाने के लिए हमने जीबी में लिया और
2.5 या 3.5 करोड़ में जो है वो मेंटेनेंस हमेशा के लिए दे दिया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, मेंटेनेंस तो आप दे देते हो, जैसे 47-48 करोड़ का ही काम हुआ है, जबकि 800 प्लस करोड़ के हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे चुके हैं, क्योंकि वो एजेंसी एक ही है करने वाली, उसी के बिल्डिंग डिवीजन है, बिल्डिंग कारपोरेशन है। अब कहीं ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, पुरानी बिल्डिंग है तो वाटर हाँ पानी की प्रॉब्लम थी, बार बार अखबार में छप रहा था। अब हमने उसका इंतजाम किया, हर जगह हमने पानी के लिए व्यवस्था कर दी। अभी हॉस्टल्स, हाँ हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स के लिए यहाँ है नहीं, स्टूडेंट्स के लिए फर्नीचर ही नहीं था, हमने 7 करोड़ रुपए का फर्नीचर खरीदा। अब हर जगह फर्नीचर है। पानी की प्रॉब्लम थी, अस्पताल में जब हमने प्यूरीफायर लगाए तो अस्पताल में बाहर से लोग आके उसको डिसलाज कर जाते थे, क्योंकि बाहर की बोतल नहीं बिक रही थी। अब इसका क्या सलूशन निकालें? हर वाटर पोर्ट पे आप एक सिक्योरिटी तो नहीं बैठा सकते, तो उसके लिए ये हुआ कि भाई कैमरे लगा दो। कैमरे लग रहे हैं, सेंट्रल मॉनिटरिंग होगी, और जहां जहां जरूरत थी वहां सिक्योरिटी गार्ड बैठा ले गए। कई जगह उन्होंने नली तोड़ दिया। अब हॉस्टल्स में कम से कम प्योर पानी आ रहा है, और हॉस्पिटल में भी प्योर पानी मिल रहा है, नहीं तो मरीज आता था वो बॉटल खरीदनी पड़ती थी उसको। बिजली का बुरा हाल था, अंधेरे पड़े हुए थे चारों तरफ। काफी व्यवस्था ठीक हुई, कोई भी व्यवस्था यहाँ बिना पेन लिए नहीं हुई, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हर व्यवस्था में हमको फिडिल करना पड़ा है। तो सिस्टम फिडिल करते करते एक लेवल ऐसा आ चुका है। अभी जो बड़ा चैलेंज, अच्छा अभी नर्सेस के एकदम क्राइसिस आ गई। अभी पिछले महीनों इतनी सारी फाइल आ गई, इतनी नर्सेस रिटायर हो गई कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो 141 नर्सेस कुछ दिन पहले जो खाली थी उसमें बार बार पत्राचार चलता रहा। अभी परसों में फिर रिक्वेस्ट करके आए हूँ शासन लेवल पे, वो जल्दी जेएसएससी में चला जाएगा और नर्सेस के अपॉइंटमेंट कर लेंगे। टेक्नीशियन के अपॉइंटमेंट हुए 15-20 ही आए, लेकिन वो जेएसएससी में वेटेड हैं और आते रहेंगे। 4-5 साल से जो है वो 4th क्लास का चल रहा था। कोर्ट के ऑर्डर में करीब 96 अपॉइंटमेंट हमने 4th क्लास के किए। इसी एक साल में सभी मिला के एडमिनिस्ट्रेशन, पीआरओ, प्रोटोकॉल ऑफिसर, हॉस्पिटल मैनेजर, रिसर्च में मिला के 252 अपॉइंटमेंट हम लोगों ने किए हुए हैं, जो टुकड़ों में हुए हैं, कुछ टाइम बाउंड पोस्ट है, कुछ रिसर्च की पोस्ट है, लेकिन हमने किया, कोशिश करते रहे। तो अब धीरे धीरे जो है क्या हुआ कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी थोड़ा मजबूत हुआ, रिसर्च विंग्स भी चलने लगी, प्रोटोकॉल ऑफिसर, हॉस्पिटल मैनेजर नहीं थे वो आ गए, धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अपॉइंटमेंट किया। अभी भी बहुत सारी पोस्ट पे डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। अब हर बार ये तो आता है कि रिम्स ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, लेकिन ये कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है कि रिम्स के पास हैंड्स कहाँ है काम करने के लिए। तो उसके लिए एक तरीका निकाला, 7 तरह के स्किल्ड और नॉन स्किल्ड मैन पावर का टेंडर किया है। अगर वो ठेकेदार सक्षम हुआ, या ठेका तो सभी ले लेते हैं लेकिन बाद में करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको, तो इस तरह का सारा मैन पावर आपके लिफ्ट ऑपरेटर, टेक्नीशियन और जो नर्सेस कम हो गई हैं उसकी कमी पूरी करने की दिशा में एक हमारा प्रयास है। उसमें भी के कोर्ट केस हो गया था, वो भी 3 महीने बाद वो डिक्लेयर हो पाया। तो यहाँ जो भी करने चलो, अच्छा यहाँ जिसको ठेका मिल जाता है वो रिम्स को खरीद लेता है। तो इस तरह हमने करीब 11 प्रोजेक्ट्स पे काम करके 11 तरह के ठेके चेंज किए, और अब सारी स्ट्रिंजेंट कंडीशन डाली हैं कि अब जो भी बदमाशी करेगा, सब लेटिंग करेगा, उसको निकालने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हर दिशा में हमने बहुत प्रयास किए। हॉस्टल कम था, अभी पीजी की सीट बढ़ी जा रही, तो करीब ये 500 बेड का हॉस्टल भी, जिसमें 511 बेड है करीब, उसमें 2-1 ब्लॉक इनकम्प्लीट भी है, अभी उस पर लगातार काम चल रहा है, तो वो भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से 8 या 9 प्रोजेक्ट जो है हमने देखा वो रिम्स में हाल ही फिलहाल तैयार हुए हैं। अब क्राइसिस थी इमरजेंसी में, तो कुछ नहीं सूझा, क्योंकि जगह जगह आपको परमिशन लेनी पड़ती। तो हमने कुछ कॉटेजेस को, कुछ पेइंग वार्ड्स को कन्वर्ट किया, उससे भी काम नहीं हो रहा है। तो ऑन्कोलॉजी में सब मिला के करीब 96 बेड हो जा रहे हैं पूरे, लेकिन 72 बेड वहां हैं।
अभी फिलहाल तो हमने उसको खोल दिया है इमरजेंसी के लिए, लेकिन उसमें कुछ बेड का कमिटमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमने कर रखा है ऑन्कोलॉजी को देने को और कुछ न्यूरोलॉजी को। तो न्यूरो सर्जरी भी का भी बेड अभी एचओडी से बात करेंगे उस बारे में भी सभी टीम से। तो वो जो इमरजेंसी पुरानी थी वो एरिया इमरजेंसी के नजदीक है, वो खाली हो जाएगा तो इमरजेंसी में यूटिलाइज हो जाएगा। और ऑप्थेल्मिक सीएनटी जब रीजनल ऑप्थेल्मिक सेंटर में चली जाएगी तो न्यूरो सर्जरी को काफी जगह, तो हर चीज दिमाग में चल रही है, दिमाग में हर चीज चल रही है कि कैसे किस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाए, और उसमें बहुत सारे सलूशन निकलते जा रहे हैं, और बिना आप लोगों के सहयोग के तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हमारा मतलब ये है कि नटशेल में, वैसे तो ये बहुत सारा है, ये मैगजीन आपके पास चली जाएगी तो आप इसमें देखिएगा जो जो काम हुए हैं। बच्चियों का एक आध बार ऐसा घटना सुना कि भाई वो मिसहैंडलिंग हो जा रही है, दीवारें पोरस हैं, टूटी हुई हैं, तो अभी जो है एक ई कार्ड की व्यवस्था कर दी गई, 5 ई कार्ड, एक आ गई है, 5 हम और खरीदे ले रहे हैं। रात में अगर रेजिडेंट को किसी को आना हो ई कार्ड में आए अपना और चलाए। और कोई मरीज हैंडीकैप्ड है, उसको प्रॉब्लम है एक ब्लॉक से दूसरी जगह एमआरआई में जाना, ई कार्ड पे बैठो चले आओ, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। सिक्योरिटी में होम गार्ड को हम इतना पैसा दे रहे हैं, और यही नहीं, आउटसोर्सिंग जो मैन पावर है उसमें भी जो लेबर ला के साथ जो पेमेंट नहीं हो रहे थे, कई कई करोड़ रुपया हमने पेमेंट किया जीबी से अप्रूवल लेके, ताकि उनको भी ये न रहे कि भाई उनका शोषण हो रहा है। जो जिन लोगों ने यहाँ पे एकदम माफियोसी फैला रखी थी, वो ऐसे ठेकेदारों को, अभी टाइम भी बहुत हो गया था, उनको एक एक करके निकाला जा रहा है, निकल गए ज्यादातर, बाकी निकल जाएंगे, लेकिन जो आ रहे हैं मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, आप उन पर नजर रखिए, बदमाशी करेंगे बाहर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अभी इसी तरह रेडियोथेरेपी के एचओडी हैं क्या, रेडियोथेरेपी में 7 साल से लिनैक नहीं आ पा रहा था, अब वो पूरा का पूरा रेडियोथेरेपी जिसमें सरफेस गाइडेड रेडियोथेरेपी है, एडवांस लिनैक है, 3D सीटी है, वो सारा का सारा सिस्टम एकदम नया हो जाएगा। 35-38 करोड़ का उसमें तमाम हैसल थे, पैसा पड़ा था, भारत सरकार से आया था, वो सफिशिएंट नहीं था, एसएफसी में ले गए, एसएफसी ने कहा बाकी दे देंगे, उसके बाद वो टेंडर किया, टेंडर फेल हुए, 2 ही कंपनियां हैं, वो टेंडर फाइनल हुआ, 3-4 मीटिंग में लिया गया, उसमें उनकी भी कुछ प्रॉब्लम थी, हमारी भी कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ पैसा फॉरेन करेंसी में देना था, कुछ इंडियन करेंसी में, सारा रिजॉल्व होके अब वो ऑर्डर की स्टेज में आ गया। इसी तरह हर डिपार्टमेंट के लिए हमने परचेज किया है, 196 करोड़ का परचेज पिछले साल हमने किया है, जिसमें कुछ हो गया और कुछ ऑर्डर की स्टेज में है। जब मैं यहाँ आया था तो गाज पीस और कार्टन और ग्लव अवेलेबल नहीं था, आज की तारीख में स्टोर भरा पड़ा है, आप स्टोर में विजिट करिए, देखिए फ्लूइड और लिक्विड भरा पड़ा है, दवा भरी पड़ी हुई। हमारे पास मैन पावर नहीं, रिसोर्सेस नहीं खरीदने के लिए, हमारे पास कोई परचेज के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर नहीं है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई ज्वाइंट डायरेक्टर नहीं है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तक नहीं है। अभी थे वो कर्नल साहब, आज चले गए, उनका एक्सटेंशन होने में देर हो गई तो चले गए। यहाँ एसजीपीजीआई और वैसे इंस्टीट्यूट में चले जाइए, हर ऑफिसर के पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, और डायरेक्टर के पास तो क्लास 1 का, हम एज ए एचओडी हमारे पास गजेटेड ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था जो पीएस था हमारा। आप समझ लीजिए कितना कांस्टेंट्स में हम काम कर रहे हैं आप। लेकिन चूंकि चीजें सुधरती जा रही हैं, इसलिए हमारी हिम्मत बढ़ती जा रही, और इसलिए उस दिशा में काम करते जा रहे हैं। इसमें हम सरकार को या प्रशासन को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जब आपके पास पैसा है, पोस्ट क्रिएटेड है, इसके बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ नियम के हैसल्स की वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी तो डायरेक्टर की ड्यूटी थी कि वो नियम्स को कहीं ना कोई सलूशन निकाल के और उसको करना चाहिए था। तो धीरे धीरे इस तरह की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती चली जा रही हैं। और फैकल्टी के बारे में बोला, एम्प्लॉइज के बारे में बोला, अपॉइंटमेंट्स के बारे में बोला, प्रमोशंस के बारे में बोला, परचेज के बारे में। परचेज की जहां तक बात है, कोई डिपार्टमेंट अछूता नहीं रहा है, एनाटॉमी से लेके न्यूरो सर्जरी तक हर डिपार्टमेंट का इक्विपमेंट एकदम सब जीर्ण पड़ा हुआ था, सारा का सारा चेंज किया गया है। और मैं हर बार जब कोई डिमांड आती है तो मैं कहता हूं एक डिपार्टमेंट के लिए मत मांगो, जो कॉमन चीजें हैं उसका पूरे इंस्टीट्यूट के लिए क्यूमुलेटिव डिमांड कर दो, पूरे इंस्टीट्यूट के लिए खरीद जाए। जैसे फर्नीचर, अभी मेरी नजर में है कि फर्नीचर
नहीं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में नया है, हम उसको भी नया कर देंगे। तो इस तरह बहुत सारा कुछ है। ये बुकलेट आपके हाथ में चली जाएगी। बहुत कुछ बताना था। रिसर्च का भी काम बढ़ा है। अब कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में जो नहीं है उनको हम धीरे धीरे कंट्रोल के एम्बिट में लाना चाह रहे हैं, और मुझे लगता है धीरे धीरे और भी रिम्स बेहतर हो जाएगा। सुपर स्पेशलिटीज, जब हाँ एक दीवार हम बनवा रहे थे वहां चोरी वोरी रोकने के लिए, उसमें भी एक दो फैकल्टी का ऑब्जेक्शन था कि वो दीवार और गेट क्यों लगा दिया। उधर मंदिर के पास अड्डा बना हुआ था। अब वो दीवार बन रही है तो जो लोग उधर जा रहे हैं ट्रॉमा सेंटर, वो उधर अपनी गाड़ी पार्क कर दें, और जो मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं उधर गाड़ी पार्क कर दें। इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है, इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए क्या? तो वो गेट हम बंद करेंगे जैसे ये गेट चालू हो गया, ताकि चोरियां और सिक्योरिटी ठीक से हो पाए। वो जो गलत इंक्रोचमेंट था वहां पे कैफेटेरिया और क्या क्या बना था, वो खाली करवा के वहां पे जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है उसको तोड़ के वहां पार्किंग बनवा देंगे। जो पुरानी पार्किंग है वहां पार्किंग बनवा देंगे, और डायरेक्टर बंगलों के सामने एक पार्क तोड़वा के पार्किंग बनवा देंगे। 4-6 जगह पार्किंग करवा देंगे, पार्किंग का टेंडर कर देंगे। सभी लोग डिसिप्लिन में रहे। रेजिडेंट को भी आप बताइए ताकि पार्किंग सही जगह पे हो, पार्किंग मॉनिटर्ड हो, तो चोरियां कम हो जाएंगी। तो इस तरह कहना चाहिए। मैं बोलता रहूंगा तो बोलता ही रहूंगा, लेकिन मोटी मोटी चीजें जो मुझे छूनी थी वो मैंने छू ली है। और मुझे लगता है कि हर डिपार्टमेंट के लिए कुछ न कुछ काम हुआ है, और हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ काम हुआ है। बिल्डिंग का जो प्रॉब्लम है उसके लिए लगातार काम चल रहा है। बिल्डिंग में इंडोर का रिपेयर के लिए एक बड़ी लेवल की मीटिंग हो चुकी है हमारी। अगली बार हम फिर से मीटिंग करेंगे, और बिल्डिंग करीब 10 साल तो हमको इंडोर की चलानी पड़ेगी। तो उसके रिपेयर के लिए जो हमारी प्लानिंग है उस पे काम चल रहा है। वो एक वीक पॉइंट है, वीक पार्ट है। तो मुझे लगता है कि इस तरह रेजिडेंट अपॉइंटमेंट में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। वो रोस्टर क्लियर होने में बहुत देर लग जाती थी कार्मिक में। जीबी ने एक डिसीजन लिया, अभी भी वो क्लियर नहीं हो पाया है कि भाई डायरेक्टर के अंडर ही कमेटी हो और वो कार्मिक वाले भी लोग उसमें आए, और यही रोस्टर क्लियरेंस हो जाए तो जो महीनों लगता है वो ना लगे। लेकिन वो अभी भी अधर में ही है। वो रोस्टर हर बार रेजिडेंट का और पीजी और इनका रोस्टर हर बार क्लियर करवाना बहुत बड़ी टास्क है। इस पे भी हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारा पूरा प्रयास होगा कि ये रोस्टर और जो भी चीजें जहाँ पे डिले हो रहा है वो धीरे धीरे डायरेक्टर के कंट्रोल में रहे, इंस्टीट्यूट के कंट्रोल में रहे, ताकि वो और इंस्टीट्यूट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ले गया इंस्टीट्यूट और रोस्टर क्लियरेंस यही हो जाएगा। तो रेजिडेंट के सिलेक्शन में रेजिडेंट की प्रॉब्लम थी तो हमने एडहॉक अपॉइंटमेंट शुरू किए, वॉक इन इंटरव्यू शुरू किए। उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लेकिन वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि 89 डेज के बाद वो फाइल फिर ऊपर जाती है। अब वहां से फाइल अगर टाइम से नहीं आई तो एक्सटेंशन नहीं होगा, रेजिडेंट तब तक कहीं और चला जाएगा। तो फिर जीबी ने कहा एक बार केवल डायरेक्टर कर सकते हैं, पूरे भारत में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं। तो ये अभी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं जिन पे हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों का अगर सहयोग मिला, कोऑपरेशन मिला, तो हम एक लेवल पर जरूर रिम्स को पहुंचाएंगे। सुपर स्पेशलिटीज डेवलपमेंट के लिए अभी एसीएस साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जब तक आपकी पोस्ट क्रिएट नहीं होती है तब तक आप एक मॉडल जो हमने सदर में किया है उसको आप अडॉप्ट कर लीजिए। तो उस पर भी हम विचार कर रहे हैं कि सुपर स्पेशलिस्ट जो अपनी सेवा देना चाहें, जो हैं हमारे यहाँ, उनके अलावा जो देना चाहें, क्योंकि हमारा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी नहीं चल रहा, वो एकदम ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। अभी उसमें मीटिंग करवाई है इन्होंने, रंजन ने, और वो भी प्रेशर में ही हुई है। कम से कम परमिशन तो आ जाए सरकार से, ताकि कम से कम हम इस स्थिति में हो कि छोटे मोटे ट्रांसप्लांट शुरू कर सके। किडनी ट्रांसप्लांट से हम शुरू करेंगे, उसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए। तो हम उसका भी एक जैसा एसीएस साहब कह रहे हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं कि सुपर स्पेशलिस्ट की फी डिसाइड कर दें, ऑपरेशन की फी डिसाइड कर दें। अगर कोई लोग कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, हम उनको अप्रोप्रिएट पाते हैं, तो वो भी एक फैसिलिटी यहाँ शुरू हो जाए। और साथ ही साथ हमारा है कि ज्यादा से ज्यादा डीएम एमसीएच के कोर्सेज जहाँ जहाँ पॉसिबल हैं वो शुरू हो जाए, पीजी शुरू हो जाए। जैसे नर्सिंग में हमने एमएससी शुरू कर ही दिया है लगभग,
डेंटिस्ट्री में इंस्पेक्शन हो रहे हैं तो 2-4 डिपार्टमेंट में हम शुरू कर ही पाएंगे पीजी कोर्स। उसी तरह हम पैरामेडिकल की तरफ थोड़ा निगलेक्टेड पड़ा हुआ है, उसकी तरफ भी मैं देख रहा हूँ कि वहां भी कुछ पीजी शुरू कर दी जाए। तो इस तरह एक एक चीज को लेके इंस्टीट्यूट का ग्रेजुअल डेवलपमेंट करने का हमारा प्लान है। और आने वाले दिनों में एक हमारा जो बड़ा प्लान है, जो एक मेडिसिन की प्रॉब्लम बार बार आ रही है, उसके लिए हम एक HRF सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं। अभी HRF क्या है? ये HRF को कहते हैं हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड, जो SGPGI में बहुत बड़े पैमाने पर है। उसमें हम क्या करते हैं कि 1.5-2 करोड़, SGPGI ने 1 करोड़ का HRF शुरू किया था, और आज सरकार अगर फंडिंग बंद कर दे तो 2-3 साल SGPGI केवल HRF के पैसे से इंस्टीट्यूट चला सकता है। उसमें हम क्या करते हैं कि ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, जेनेरिक, इम्प्लांट्स और सारा कंज्यूमेबल्स सारा हम टेंडर बेसिस पर खरीदते हैं, कमेटी खरीदती है, और 10% सरचार्ज लगा के हम पेशेंट को दे देते हैं, उसके आउटलेट बना देते हैं। इंडोर में हम फ्री सप्लाई वहीं सप्लाई कर देते हैं, इंडोर की पेशेंट को बिलिंग आ जाती है। तो वो एक सिस्टम पे हम काम शुरू कर चुके हैं। शिवप्री ने वो जगह भी देखी, उस पर इन्होंने काम शुरू कर दिया है, और कमेटी बन गई है जिसमें डेंटिस्ट्री के हम 1-2 फैकल्टी ले रहे हैं, और एक कमेटी बना रहे हैं, क्लिनिशियन इनवाइटेड बेसिस पर होंगे। उसमें हम 1.5 करोड़ से शुरू करेंगे। दवाएं हम 40%, 50-60%, 40 और 60% के बीच में सभी दवाएं आ जाती हैं, और OPD में आउटलेट बना देंगे, और 10% सरचार्ज लगा के हम उसको मरीज को दे देंगे, ताकि मरीज को भी सस्ता पड़े। अब यहाँ सवाल ये आता है कि चूंकि स्टेट गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि सबको फ्री दी जाए, तो इंडोर में हम दवाई फ्री देंगे। अगर MSB खरीदेंगे दवा HRF से, कई बार टेंडर में डिले हो जाता है, तो MSB 10% सरचार्ज देंगे, और सरकार मरीज को जो फ्री देना है फ्री देते रहे, जिसको नहीं मिल रहा है वो बाहर से ले ले, कंसेशनल ले ले, 60% 40% में दवाई मिल जाएगी। तो वो एक सिस्टम हमारा विजन है नेक्स्ट ईयर का, और परमात्मा ने चाहा तो पूरा होगा। उसी तरह जो अधूरे प्रोजेक्ट पड़े हैं बहुत सारे, उन पे भी इसमें लिख दिया है। जितना मुझे याद आ रहा है उतना बताया। पढ़ के और रट के बोलने में मुझे प्रॉब्लम होती है, वो मैं कभी बोल नहीं पाता। तो अभी बहुत सारा कुछ है, अगर बताते रहेंगे तो बताते ही चले जाएंगे। इस प्रोग्राम का न्यू ईयर में केवल हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके इंस्टीट्यूट में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, क्या प्रोग्रेस हो रही है, कहाँ SLs आ रहे हैं, कहाँ फैसिलिटेशन हो रहा है, किस प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है। अभी PSM डिपार्टमेंट का HOD है, 2 बार लड़के 3 बार बंक कर गए, और 15,000 की गाड़ी हम मंगाते हैं, वो खड़ी रहती है। उनको पेनाल्टी करिए आप सबको, ऐसे नहीं चलेगा। सरकारी पैसा बंक करने के लिए थोड़ी ना है, या तो आप पहले बता दीजिए कल बंक करेंगे। तो इस तरह का इनडिसिप्लिन भी हमको देखना है। मैं पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे DAV कॉलेज में आ गया हूँ। स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो उनके कोई उनको डिसिप्लिन से मतलब भी नहीं है। हम फिर एक बार कह रहे हैं कि रैंकिंग बंद होने से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो मेडिकल स्टूडेंट जिस तरह बिहेव करने लगे हैं, दिस बिहेवियर वाज नेवर सीन द टाइम व्हेन आई वाज इंडक्टेड इन MBBS। अभी वो इतना हुड़दंग मचाते हैं 12 बजे 1 बजे तक, जैसे गुड्डे लफंगे करते हैं। इनमें भी डिसिप्लिन धीरे धीरे इनकलकेट करना पड़ेगा, ये भी आप ही लोगों को करना है, उनको समझा के करना है। दे आर यंग पीपुल। अब बंक कर जाते हैं, इंस्टीट्यूट पैसा देता रहता है, व्हाट इज दिस। अब इसी तरह उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है, वो कभी सरस्वती पूजा करते हैं, कभी दुर्गा पूजा करते हैं, कभी मेला मनाते हैं, कभी फेट मनाते हैं, कभी स्टेडियम में जाते हैं, कभी ऑडिटोरियम में आते हैं, कभी मिलन मनाते हैं, कभी कुछ मनाते हैं। पढ़ाई के अलावा सारा कुछ मना रहे हैं। तो MBBS स्टूडेंट के पास तो आई फेल टू बिलीव एज टू हाउ एंड वेयर फ्रॉम दे डू गेट दैट मच टाइम। हम तो कभी 1-2 लेक्चर मिस कर दिए, उसकी भरपाई हम 5 साल तक नहीं कर पाए। बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई। ये बच्चे कैसे MBBS कर ले रहे हैं, कहाँ पे खामी आ गई है, कैसे इतना लूजली हो गया है। यहाँ 1 घंटे छोड़ के रिग्रेट फील होता था, ये तो दिनों दिन भी बंक कर देते हैं। तो धीरे धीरे हमको अपनी मेडिकल एजुकेशन, अभी नए डीन आ गए हैं, दोनों डीन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये शुरू में ही कैलेंडर जारी करें, और स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया बनाए लेक्चर्स का, और एग्जाम स्ट्रिंजेंट हो ट्रांसपेरेंट मैनर में। ये नहीं कि ये हमने तुम्हारी पीठ खुजला दी, तुम हमारी पीठ खुजला दो। हमने अपने दोस्त को एग्जामिनर बुला लिया, उन्होंने अपने दोस्त को सब पास। नो, दिस शुड नॉट बी डन।
Academic enhancement should be the first priority of every faculty. थोड़ा टफ होना पड़ेगा, ट्रेनिंग अच्छी होगी, आपके इंस्टीट्यूट का नाम अच्छा होगा, यही बच्चे आगे जाके अच्छे पीजी बनेंगे, अच्छे सर्जन बनेंगे, अच्छे रिसर्चर बनेंगे। आज उनको कष्ट होगा, अभी उनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर आपने अभी उनमें इनकलकेट कर दिया है सेल्फ डिसिप्लिन, तो आने वाले दिनों में वो कुछ एक उसमें से आइकॉनिक फिगर बन जाएंगे। यहीं से तो पैदा होते हैं ना। अभी हमारी ट्रेनिंग जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, इट इज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। तो हम सबको मिलकर इसमें काम करना है, और उसके लिए ये जरूरी है कि हम अपनी ड्यूटी भी ठीक से करें। अब कर्तव्य की जहां तक बात है, तो कर्तव्य काम के सिद्धांत को तो दुनिया में कोई भी धर्म इग्नोर नहीं कर सकता। काम जो भी आप करेंगे उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। हमने कल बताया था कि कर्म 3 तरह के होते हैं, उस पर मैं दोबारा बात नहीं करूंगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमको मानव की योनि मिली हुई है, और मानव की योनि परीक्षा की योनि है। आप मान लीजिए ये बात, मैं बहुत अध्ययन के बात कह रहा हूं, बाकी सारी योनियां प्रायश्चित की योनि में है। उन्होंने जो गलती की उसके बाद फिर ढकेल दी गई, वो कोई बंदर बना, कोई चूहा बना, कोई लकड़बग्घा बना, कोई शेर बना, कोई चीता बना, कोई कीड़ा बना, कोई प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी नॉन वर्टिब्रेट हैं, और जितने भी वर्टिब्रेट हैं एम्फीबियन से लेके एप से लेके मैमल्स तक, उसमें ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है जिसको मौका मिला है कि अच्छे काम करके पुण्य कर्म अर्जित करके अपने जीवन को सफल बना लिया जाए। बाकी सब प्रायश्चित की योनि में, मैं नहीं कह रहा हूं, गीता कह रहे हैं और वेद भी कह रहे हैं, मैं कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ता हूं, वो प्रायश्चित कर रहे हैं। यहां से जब वो ढकेल दिए गए और अपने कर्मों के हिसाब से वो पैदा हो रहे हैं, उनको ये योनियां झेलनी पड़ रही, फिर अच्छे काम करके। उनके पास इतना दिमाग नहीं, उनको तो वो तो वसुंधरा पे बुद्ध ने कहा है ना कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स, सफरिंग है, यहाँ पे सफर करने हम आए। इसी में अगर हम अच्छे काम कर लें, कर्म कर लें, कुछ पुण्य डिपॉजिट कर लें, तो शायद हमारा कल्याण हो जाए। और मेडिकल प्रोफेशन से अच्छा कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहां पैसा भी मिलता है और पुण्य ही पुण्य हो रहे हैं। ये आपके हाथ में है कि आप पुण्य कमाना चाह रहे हैं कि पाप कमाना चाहे, चॉइस इज ऑलवेज योर्स। तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा हुआ जा रहा है। अर्चना भी बार बार ऊपर नीचे मतलब इधर उधर कुर्सी पर कर रही हैं, ये कह रही हैं कि बंद करो, और शिवप्रिय भी यही चाहते हैं, बाकी फैकल्टी मेंबर भी चाहते हैं। अब हमारा तो प्रॉब्लम यही है, मैं ऐसा मास्टर हो गया हूं कि जब शुरू हो जाते हैं तो शुरू बने रहते हैं। तो मुझे लगता है ब्रीफली, मुझे लगता है मनोज हमने सारे एस्पेक्ट टच कर लिए। अच्छा, और आज का दिन बड़ा प्रेसियस दिन है कि हमारी वाइब्रेंट डायनेमिक एवर स्माइलिंग डीन, जिनका कल फेयरवेल गायनी डिपार्टमेंट से हो चुका है। कल हम लोग इनकी काफी तारीफ कर चुके हैं, और आज फिर तारीफ शुरू कर देंगे तो फिर 1 घंटा लग जाएगा। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इनके स्वास्थ्य के लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। इनके लिए रिम्स हमेशा खुला है, इनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, इनके बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनका सन इल्ला भी बहुत अच्छा कर रहा है, इनके हस्बैंड ने इनको प्रोफेसर बना दिया, इन्होंने एज ए डीन हमको बहुत कंट्रीब्यूट किया, प्रमोशंस करवाए, अपॉइंटमेंट हो जाएंगे, रेजिडेंट के इंडक्शन करवाए, एक कैलेंडर्स, एकेडमिक कैलेंडर्स मेंटेन किया, बहुत सारे कोर्सेज का इंडक्शन करवा दिया। जो नए कोर्सेज शुरू होने वाले हैं उनमें भी इनका कंट्रीब्यूशन है, बीबीएस की सीट्स बढ़ने भी कंट्रीब्यूशन है। अब ऐसे हम बोलते रहेंगे तो फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैडम को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद, और इनको आप सभी लोग इनको साधुवाद करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम करता हूं। अर्चना बिना कहे वहां से चल पड़ी, इसका मतलब मुझको छोड़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ।